यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब आज की क्लास है हमारी ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन पेपर को लेके। तो यहाँ पे आज हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। जिनका भी 15 मई को एग्ज़ाम है, क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी लोग अपकमिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं MP ट्यूटर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ NCL वाले जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। कोई भी आपके मन में डाउट हो आप डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें ओनली आपके नर्सिंग है, इसमें ओनली आपके नर्सिंग के क्वेश्चन है, अदर देन कुछ भी नहीं। और जिनका SSC के लिए फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहेंगे। स्पेशली आपका जो सिलेबस और जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, नर्सिंग के रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके लिए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का वो आपको ये रहा, व्हेन अ स्टेट अटॉर्नी डिसाइड टू चार्ज अ नर्स विथ मैन्स्लेटर फॉर allegedly एडमिनिस्ट्रिंग अ लीथल मेडिकेशन ऑर्डर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर स्टेट अटॉर्नी ने क्या डिसाइड किया है कि एज अ नर्स है, क्या है, एज अ नर्स है आपने गलत तरीके से कोई लीथल मेडिकेशन क्या कर दी है, मरीज को गलत तरीके से मरीज को कोई ऐसी जानलेवा दवाई है जो एडमिनिस्टर कर दी है। तो किस तरीके के लॉ के अंदर आएगा, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, सिविल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पर आपको बात की जा रही है, यहाँ पे आपको बात की जा रही है किस चीज़ के लिए, कि यहाँ पे एज अ नर्स आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे आपने क्या है, ऐसी जानलेवा दवाई दे दी है जिससे मरीज की जान है जो जा सकती है और बिना उसके जाने हुए। मैन्स्लेटर का मतलब है एक तरीके से अनजाने में की गई, अनजाने में की गई मतलब जानबूझ के नहीं आपने किया है, लेकिन आपसे गलती से ऐसी मेडिकेशन दे दी गई जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर ये होगा क्रिमिनल लॉ। किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारा क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, क्योंकि इससे मरीज की जान भी जा सकती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं गैर इरादतन मानव हत्या। यहाँ पे आपका ये है, जो आपको यदि हिंदी में समझ में आए तो मैन्स्लेटर का मतलब यही है कि आपने जानबूझकर नहीं किया बट आपसे ऐसा हो गया है, तो वो कहलाएगा क्रिमिनल लॉ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द साइंस ऑफ नर्सिंग इज डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पर साइंस ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या है, द स्किल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, द नॉलेज बेस ऑफ फॉर केयर, या फिर यहाँ पर क्या है, हैंड्स ऑन केस सच एज गिविंग बाथ, रिस्पेक्ट फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट। साइंस ऑफ नर्सिंग का मतलब यहाँ पे होगा नॉलेज बेस्ड फॉर केयर। क्या है, नॉलेज बेस्ड फॉर केयर, मतलब यहाँ पर साइंस ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या है, नॉलेज बेस्ड फॉर केयर। ऑप्शन मतलब यहाँ पे आपका बी होगा, यहाँ पे आपका डी होगा। फिर हमारा क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ रेक्टल थर्मामीटर में कॉज अ पोटेंशियली हार्मफुल कंडीशन विच इज़ नोन एज। यदि रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट करते हैं आप रेक्टल थर्मामीटर को रेक्टम में, तो क्या कंडीशन, हार्मफुल कंडीशन कॉज हो सकती है। हार्ट रेट बढ़ सकती है, हार्ट रेट कम हो सकती है, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ स्टूल हो सकता है, या फिर रेस्पिरेशन है जो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, और जो जानलेवा भी हो सकती है, तो वो होगी हार्ट रेट का कम होना। क्या होगा यहाँ पे हमारा, हार्ट रेट का है जो कम होने के चांसेस रहेंगे। यदि आपने जो थर्मामीटर इंसर्ट करने के लिए जितना इंसर्ट करना है उससे ज़्यादा यदि आप कर देते हैं, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल हार्मफुल कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, हार्ट रेट है जो कम हो सकती है। फिर है, टू मेक एक्यूरेट असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन द नर्स मस्ट। तो यदि आप एक्यूरेट यहाँ पे आप यदि एज अ नर्स है जो इंस्पेक्शन करते हैं, तो एज अ नर्स आप एक्यूरेट असेसमेंट में क्या करेंगे, कंपेयर बाइलेटरल बॉडी पार्ट्स, 20/20 विजन, फोकस ऑन बाइलेटरी बॉडी सिस्टम, या फिर यूज टच जुडिशियली। तो यहाँ पे आप इंस्पेक्शन में क्या करेंगे, आपने यहाँ पर प्रोसेस पढ़ी है, असेसमेंट की प्रोसेस पढ़ी है आपने, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन में आप क्या करेंगे, इंस्पेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे आपको, और इंस्पेक्शन का मतलब ओनली देख के चेक करना है, कुछ टच नहीं करना है।
तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कंपेयर बायलेटरल बॉडी पार्ट्स। क्या होगा? कंपेयर बायलेटरल बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जो दोनों साइड के हिस्से हैं उनको क्या करना है? कंपेयर करना है। इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? कंपेयर बायलेटरल बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है व्हेन परकसिंग द थोरैक्स एंड लंग्स द डल साउंड इंडिकेट। यदि आप अब यहाँ पे असेसमेंट की दूसरी प्रोसेस है परकसन, तो यदि आप परकशन करते हैं थोरैक्स और लंग्स के लिए और यदि डल साउंड सुनाई देता है तो ये क्या है? एयर फिल्ड स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है, एम्फाइसेमस टिश्यू है, या फिर फ्लूइड और सॉलिड मास है, क्या होगा? तो यदि डल साउंड सुनाई देता है, कैसा डल साउंड सुनाई देता है, मतलब क्या है? फ्लूइड और सॉलिड मास का साउंड है। क्या है? फ्लूइड और सॉलिड मास का साउंड। क्वेश्चन व्हेन पाल्पेटिंग द ब्रेस्ट। अब देखिए आप असेसमेंट की पहली प्रोसेस क्या बताई? इंस्पेक्शन मतलब ओनली विजुअलाइज करना है, परकसन मतलब साउंड सुनना है आपको यहाँ पे, फिर पाल्पेशन मतलब आपको टच करना है। तो यहाँ पे व्हेन पाल्पेटिंग द ब्रेस्ट द असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड बाय विच डिवीजन ऑफ एरिया। तो यदि आप ब्रेस्ट में पाल्पेशन करते हैं, ब्रेस्ट असेसमेंट करते हैं, तो यहाँ पर किस डिवीजन ऑफ एरिया से करेंगे? क्वाड्रेंट्स, हाफ्स, एंटायर ब्रेस्ट टिश्यू, या फिर बायलेटरल कंपैरिजन, क्या करके देखेंगे आप? तो यहाँ पर होगा क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्वाड्रेंट्स एरिया में। नेक्स्ट है व्हेन असेसिंग द एब्डोमेन विच असेसमेंट टेक्निक शुड बी कंडक्टेड आफ्टर इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे देखिए असेसमेंट की प्रोसेस में ही कहा गया है कि अब आप आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद है जो क्या करेंगे? परकसन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, या फिर सीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है, क्या होगा? आफ्टर यहाँ पर आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद किया जाता है क्या? ऑस्कल्टेशन। क्या होगा? ऑस्कल्टेशन। यहाँ पे आपको नर्सिंग असेसमेंट में क्या है? यहाँ पे आपको नर्सिंग असेसमेंट के यहाँ पे स्टेप्स हैं जो पूछे जाते हैं। नर्सिंग असेसमेंट के स्टेप्स पूछे जाते हैं। एक नर्सिंग असेसमेंट के स्टेप में आता है हमारा असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवालुएशन। क्लियर है? एक हमारा ये होता है और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर आपको इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। यदि आपको एब्डोमिनल असेसमेंट के स्टेप पूछे तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला होता है हमारा इंस्पेक्शन। क्या है? इंस्पेक्शन। फिर होता है ऑस्कल्टेशन, फिर होता है हमारा परकसन, और फिर होता है पाल्पेशन। तो ये 4 पॉइंट याद रखिए आप, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन एंड पाल्पेशन। तो यहाँ पे पूछा था कि इंस्पेक्शन के बाद कौन सा स्टेप फॉलो होगा, तो वो होगा हमारा ऑस्कल्टेशन। क्लियर? फिर होगा हमारा क्या? परकसन, और लास्ट में होगा पाल्पेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या तो एब्डोमिनल असेसमेंट के स्टेप पूछे, या उनको सीक्वेंस में लगाने पूछे, या किसके बाद क्या आएगा वो पूछ सकते हैं। फिर है एज पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व द नर्स आस्क द पेशेंट टू रेज द आईब्रो, स्माइल एंड शो द टीथ। दीज एक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विच क्रेनियल नर्व। यदि आप असेसमेंट प्रोसेस में आप अपने क्लाइंट से क्या पूछते हैं कि यहाँ पर अपनी आईब्रोज को उठाइए, स्माइल करके दांत दिखाइए, तो यहाँ पे कौन सी क्रेनियल नर्व को आप चेक कर रहे हैं? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, फेशियल, या फिर वैगस। ऑल्फैक्टरी यहाँ पे नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं किसकी? विज़न की बस, तो यहाँ पे विज़न के साथ साथ टीथ भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्माइल भी इन्वॉल्व हो रही, मतलब यहाँ पे क्या है? पूरा फेशियल नर्व को चेक किया जा रहा है। किसके लिए? फेशियल नर्व के लिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और यदि बेल्स पाल्सी की हम बात करते हैं, तो फेशियल नर्व का मतलब है यहाँ पे 7th नंबर की क्रेनियल नर्व, और जिसमें प्रॉब्लम होने के कारण क्या होता है? बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट है व्हेन द फायर अकर्स इन अ पेशेंट रूम द नर्स प्रायोरिटी शुड बी। यदि मरीज के रूम में आग लग जाती है तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? रेस्क्यू द पेशेंट, एक्सटिंग्विश द फायर, साउंड द अलार्म, या फिर रन फॉर हेल्प। तो हमें हमारे नर्सिंग एथिक्स में सिखाया जाता है खुद की जान से पहले आपको मरीज की जान की परवाह करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें मरीज को रेस्क्यू करना है। क्या करना है? हमें मरीज को रेस्क्यू करना है। फिर है द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कैपेबल ऑफ कॉजिंग एन इन्फेक्शन आर। तो यहाँ पर सबसे छोटा इन्फेक्शियस एजेंट है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है,
क्षमता रखता है इतनी कि बीमारी कर सकता है, वो क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स या फिर ईस्ट। तो यहाँ पर ये होंगे वायरस। वायरस बैक्टीरिया के मुकाबले कई गुना तक छोटे होते हैं, कई गुना तक छोटे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे? वायरस। नेक्स्ट वन इज द CDC स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिकमेंडेशन अप्लाई टू। तो CDC के जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो क्या हैं, किस चीज़ पे अप्लाई होंगे? ओनली पेशेंट विद डायग्नोस्ड इन्फेक्शन, ओनली ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स विद विजिबल ब्लड, ऑल बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग स्वेट, ऑल पेशेंट रिसीविंग केयर इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर CDC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है जो क्या चीज़ें रिकमेंड करती हैं अप्लाई करने के लिए, प्रिकॉशन के लिए। तो यहाँ पर प्रिकॉशन के लिए एज पर इन ऑप्शन के कहा गया है कि पेशेंट यदि डायग्नोज हुआ इन्फेक्शन को, कुछ केस में ऐसा होता है आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी बट आप उस इन्फेक्शन को कैरी कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट नहीं होगा। क्लियर? दूसरे में कहा है कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड विथ विजिबल ब्लड। तो यहाँ पर एज पर CDC गाइडलाइन के इन्फेक्शियस जो डिसीज़ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारी होती हैं कि आपको पता ही नहीं रहे तो ब्लड के रिलेटेड है, आपको लेट्स से कि बॉडी के फ्लूइड से इनसे बीमारी होती हैं बट इनसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती हैं वायरस से, तो वो यहाँ पे आपका होगा। तो और नेक्स्ट है यहाँ पर स्वेट से, तो पसीने से बहुत ही कम इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर होगा ऑल पेशेंट रिसीविंग केयर इन द हॉस्पिटल। CDC गाइडलाइंस फॉलो करती हैं जो भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके प्रिकॉशन के लिए। नेक्स्ट वन इज द गाइडलाइंस फॉर मिनिमम प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वेयर इनिशियली डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर गाइडलाइंस आई थी मिनिमम प्रोटेक्शन और स्टैंडर्ड के लिए ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल भी किया जा सके। तो ये किसने दी थी? ओसा ने, इंडिविजुअल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ने, स्टेट गवर्निंग बॉडी ने या फिर CDC ने। तो ये गाइडलाइंस किसने दी थी? CDC ने। जस्ट हमने अभी ऊपर के ही क्वेश्चन में पढ़ा है। नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे स्टेप है PP को रिमूव करने के। तो यहाँ पर द रिकमेंडेड सीक्वेंस फॉर रिमूविंग सॉइल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन द नर्स प्रिपेयर टू लीव द पेशेंट रूम इनटू रिमूव। तो यहाँ पर PPE को रिमूव करने के सीक्वेंस क्या हैं? ऑप्शन में है आपका फर्स्ट है गाउन, गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स एंड एग्जिट द रूम। फिर ग्लव्स, वॉश एंड रिमूव गाउन, मास्क एंड गॉगल्स, ग्लव्स, गॉगल्स, गाउन, मास्क एंड वॉश द हैंड, या फिर गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स, गाउन एंड वॉश द हैंड। तो यहाँ पर आपका सही सीक्वेंस पूछा है। सही सीक्वेंस क्या होगा PPE को रिमूव करने का? तो वो होगा सबसे पहले आप ग्लव्स रिमूव करेंगे, फिर गॉगल्स, फिर गाउन, मास्क एंड आफ्टर दैट वॉश द हैंड। हैंड वॉश टेक्निक से क्या होता है, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको ब्रेक किया जा सकता है। और PPE को रिमूव करने की यदि टेक्निक पूछे तो पहले ग्लव्स निकालना है, फिर गॉगल्स, फिर गाउन, फिर मास्क एंड आफ्टर दैट वॉश द हैंड। को रिमूव करने का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव करने का, यदि आप पेशेंट के रूम से जाते हैं तो सबसे पहले आप ग्लव्स निकालेंगे, गॉगल्स, गाउन, मास्क एंड वॉश द हैंड। नेक्स्ट है एन ओबीस पेशेंट हु हैज सर्जरी इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। यदि कोई मोटापे से ग्रसित मतलब ओबीस पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, तो उसको क्या होने के आफ्टर सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं? हंगर, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, हेमरेज या फिर गैस पेन। तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस रहेंगे आफ्टर द सर्जरी? यदि कोई ओबेसिटी वाला मरीज है तब, तो यहाँ पे उसमें वुंड हीलिंग होने के जो चांसेस हैं, कॉम्प्लिकेशन है, वो ज़्यादा रहेंगे। ओबेसिटी वाले पेशेंट में क्या होता है, वो शुगरी आइटम लेने से मानते नहीं हैं। और यहाँ पे उनमें जब आफ्टर सर्जरी के बाद यदि कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो वुंड हीलिंग है जो कंपेयर टू थिन और हेल्दी पर्सन के क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। नेक्स्ट है गैस पेन आर कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन वुड मोस्ट लाइकली रिलीव द गैस पेन। तो यहाँ पर आफ्टर सर्जरी के बाद कॉमन प्रॉब्लम क्या है, गैस बनने की, और उसके कारण पेन भी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पे कहा गया था कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी, तो वो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होना। फिर यहाँ पे गैस पेन है जो कॉमन है आफ्टर सर्जरी के बाद, तो इसको आप एज अ नर्स कैसे रिलीव करेंगे? कफ एंड डीप ब्रीथ एवरी 2 आवर, या फिर मेंटेन नील पर ओरल स्टेटस फॉर 48 आवर, इनकरेज फ्रिक्वेंट एम्बुलेशन, या फिर टेक वाइटल साइन एवरी 4 आवर।
यहाँ पर यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती तब आप हर 4 घंटे वाइटल लेते। यदि गैस के रिलेटेड पेन हो रहा है तो यहाँ पे आप वॉक करने को एडवाइस करेंगे। क्या करना है, इनकरेज करना है कि हर कुछ थोड़े समय का ब्रेक देके आप क्या कीजिए, थोड़ी बहुत वॉक कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ द रेशनल फॉर द यूज़ ऑफ लेग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी इज़ दैट लेग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर सर्जरी के बाद लेग एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, स्पेशली एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। तो यहाँ पर क्यों किया जाता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को प्रमोट करना है, मेंटेन द फंक्शनल एबिलिटीज़, प्रोवाइड डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ या फिर इंक्रीज वीनस रिटर्न। तो यहाँ पे लेग एक्सरसाइज की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि क्या हो, वीनस रिटर्न है जो प्रॉपर बना रहे और डीवीटी को होने से आप प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर लेग एक्सरसाइज है जो करने को एडवाइस किया जाता है आफ्टर सर्जरी के लिए कि यहाँ पे क्या है, आपको वीनस रिटर्न है जो प्रॉपर और इंक्रीज्ड है जो रहे ताकि डीवीटी को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट फॉल्स अस्लीप इन द मिडिल ऑफ कन्वर्जन, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड। यदि कोई बात करते करते ही, कोई मरीज आपका बात करते करते मिडिल में ही सो गया तो ये क्या है, ऑप्शन में है हाइपरसोमनिया, नार्कोलेप्सी, सोमनेबुलिज्म या फिर स्लीप एपनिया। ये देखिए यहाँ पे कहा है कि मरीज है जो बात करते करते मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन में सो गया है। हाइपरसोमनिया का मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना। नार्कोलेप्सी का मतलब होता है यहाँ पे क्या, नार्कोलेप्सी का मतलब होता है कि एक तरीके से दिन में ही सो जाना। और यहाँ पे मिडिल ऑफ कन्वर्सेशन में यदि मरीज सो रहा है तो वो आपका नार्कोलेप्सी में आएगा। सोमनेबुलिज्म का मतलब होता है वॉक करना। यदि कोई मरीज नींद में ही वॉक कर रहा है तो ये क्या है, सोमनेबुलिज्म। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन दैट इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज, द नर्स कैटेगराइजली इंटरप्ट्स दिस एज। तो यदि कोई मरीज कहता है कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है बट वो एक पर्टिकुलर एरिया नहीं बता पा रहा है, तो ये कौन सा पेन में आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, कॉजेल्जिया, विसरल, सुपरफिशियल या फिर साइकोजेनिक। तो यदि मरीज एब्डोमिनल पेन बता रहा है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है बट उसको कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं वो बता पा रहा है, लोकलाइज नहीं कर पा रहा है, तो ये कहलाता है विसरल पेन। क्या होगा, ये कहलाएगा विसरल पेन। फिर है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, यूजिंग अ प्लेसबो फॉर पेन कंट्रोल विदाउट द पेशेंट कंसेंट इज। तो ये किस तरीके का यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मरीज के बिना जाने, पेशेंट को आपके पता नहीं है, पेशेंट का कंसर्न नहीं है, बिना मरीज की मर्जी के आप प्लेसबो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंटली इफेक्टिव भी है, या फिर डिसेप्टिव एंड अनइथिकल है, या फिर जस्टिफाइड टू डिटरमाइन वेदर द पेन इज रियल। तो यदि यहाँ पे मरीज के कंसेंट के बिना आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मरीज के कंसेंट के बिना, मरीज के कंसेंट के बिना यहाँ पे आप उसको कह दें कि ये क्या है, शुगर है, और उसकी जगह आप उसको मेडिकेशन दे रहे हो या सॉल्ट दे रहे हो, तो ये कहलाता है प्लेसबो का मतलब। अब यहाँ पे मरीज को पता नहीं और ऐसा आप करते हैं तो डिसेप्टिव भी होगा और अनइथिकल भी होगा। ये ना तो हमारे एथिक्स को फॉलो करता है और आप एक तरीके से मरीज को है जो धोखा भी दे रहे हैं, एक तरीके से आप उसमें नकली उपचार करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, विच प्लांट्स प्रोटीन कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड नेसेसरी टू सपोर्ट द ग्रोथ। तो इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें सभी तरीके के अमीनो एसिड हैं, ज़रूरी अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ग्रेन्स, सोया, या फिर यहाँ पे आपका है वेजिटेबल्स या फिर लेग्यूम्स, क्या कहे होंगे यहाँ पे। तो ऐसे प्लांट्स जिससे सभी चीज़ें हैं जो मिल जाएं तो वो होते हैं सोया प्लांट्स, जिसमें हर एक तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। फिर है ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ फीकल इम्पैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड अकर बिकॉज ऑफ बेगल स्टिमुलेशन। यदि किसी मरीज में फीकल इम्पैक्शन मतलब फीकल मटेरियल रेक्टम में क्या हो गया, जमा हो गया, हार्ड स्टूल हो गया है, तो आप उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं मतलब बाहर निकाल रहे हैं, तो बेगल नर्व में स्टिमुलेशन होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, एटेलेक्टेसिस, टैकीकार्डिया, फिर कार्डियक टेम्पोनेट। तो यहाँ पर यदि फीकल इन्फेक्शन के कारण बेगल नर्व में स्टिमुलेशन होता है तो ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब कि मरीज की जो पल्स रेट है वो क्या जाएगी, बिलो 60 जाने लगेगी, बिलो 60 जाने लगेगी। अबव 100 जाएगी तो टैकीकार्डिया, एंड एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स कोलैप्स होना, लंग्स है जो सिकुड़ना।
और जो कि एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी। तो यदि रिमूवल ऑफ फीकल इन्फेक्शन की बात करें और यहाँ पे जो होने के वैगल नर्व स्टिमुलेट होने के कारण जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे हमारी ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट है, a patient has a fractured rib and is breathing less often and with less depth because of pain. The nurse would document this finding is using which term? तो यदि मरीज के रिब्स में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, सांस कम ले पा रहा है और यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ ब्रीथ है वो भी कम है क्योंकि दर्द के कारण, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है, तो किस तरीके की फाइंडिंग होगी? फ्रेमिटस, हाइपरवेंटिलेशन, प्लूरल फ्रिक्शनल रिब या फिर हाइपोवेंटिलेशन। तो यहाँ पर लेस ऑफ डेप्थ है ब्रीदिंग पैटर्न में, सांसें भी कम ले रहा है पेन के कारण, तो ये कहलाता है हाइपोवेंटिलेशन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा हाइपोवेंटिलेशन। नेक्स्ट वन इज मिस्टर स्टीवन हैज COPD. द नर्स हैज थॉट हिम दैट परस्यूड लिप ब्रीदिंग हेल्प्स हिम बाय। COPD वाले मरीज में आपने सुना होगा परस्यूड लिप ब्रीदिंग, इससे क्या फ़ायदा होगा यदि आप उसको बताएंगे? Increased CO2 which stimulates breathing, prolonged inspiration and shortening the expiration, liquefying the secretion, decreasing the amount of air tapping and resistance। तो यदि आप पर्सिड लिप ब्रीदिंग की सलाह देते हैं COPD वाले में, कहा जाता है तो यहाँ पर होगा कि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो क्या होगी, ट्रैप होना कम होगी और इसके कारण है जो भी ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या रहेगी, सही रहेगी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप? इट कैन cause the decreasing the amount of air tapping and resistance of the breathing। Next one, plasma the liquid constituent of blood is correctly identified as। तो प्लाज्मा किस तरीके के फ्लूइड में आता है? इंटरस्टियल, इंट्रावेस्कुलर या फिर यहाँ पे आपका होगा इंट्रासेल्युलर या फिर 40% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पर प्लाज्मा होता है हमारा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में। कौन से में? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स में। नेक्स्ट है पोटेशियम फंक्शन एज द। तो पोटेशियम का क्या काम है? चीफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मोस्ट एब्यूंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, मेजर कैटाइन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर चीफ एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन। पोटेशियम क्या है यहाँ पे? पोटेशियम मतलब कि के। अब के आयन का यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन है कि ये क्या है? मेजर कैटाइन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। क्या है? मेजर कैटाइन है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स यूज एज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ पेशेंट फ्लूइड बैलेंस स्टेटस। यदि मरीज में फ्लूइड है जो प्रॉपर बैलेंस में है तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होगा? इनटेक आउटपुट, स्किन टर्गर, CBC या फिर डेली वेट। किससे पता करेंगे कि मरीज में है जो फ्लूइड का बैलेंस प्रॉपर बना हुआ है? तो वो होता है डेली वेट से। किससे होगा? डेली वेट से। लेकिन यदि फ्लूइड बैलेंस आपको चेक करना है तो इनटेक आउटपुट से भी चेक हो सकता है। नेक्स्ट है देयर आर 4 कॉन्सेप्ट कॉमन टू नर्सिंग थ्योरीज, विच कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट हैं नर्सिंग थ्योरीज के, तो सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्या है? पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और नर्सिंग। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेंट है यहाँ पे पर्सन। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पर्सन। जब पर्सन होगा तभी उसकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो 4 कॉन्सेप्ट है नर्सिंग थ्योरीज के। तो फर्स्ट क्या है हमारा? पर्सन। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में डायरिया के कारण डेथ होती है, उसका मेन रीज़न क्या है? वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन या फिर लेथार्जी। तो डायरिया के कारण सबसे कॉमन हमें मैनेज करने के लिए क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन। उसी डिहाइड्रेशन के कारण बच्चे की जान चली जाती है। तो कॉमन कॉज पूछा है बच्चों में डायरिया से होने वाली डेथ के लिए, तो वह डिहाइड्रेशन। फिर है कर्निक टेरस, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉइंडिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ। तो कर्निक टेरस है जो क्या है? कॉम्प्लिकेशन है जॉइंडिस का। जॉइंडिस में क्या होगा? बिलीरुबिन का लेवल है जो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब यहाँ पर जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने के साथ साथ ब्रेन में जाके ऑक्यूमुलेट हो जाएगा तब कंडीशन डेवलप होती है कर्निक टेरस, और इसके कारण ब्रेन डैमेज और ब्रेन डेथ होने के चांसेस भी हो जाते हैं। फिर है क्रिप्टोर्सिडिज्म मीन्स। तो क्रिप्टोर्सिडिज्म का मतलब क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस,
स्मॉल टेस्टिस या फिर अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो क्रिप्टोरिडिज्म का मतलब है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। यदि आप नॉर्सेट दे रहे हैं तो इमेज बेस्ड आ सकता है, और यदि यहाँ पे आप नॉर्मल स्टेट बेस्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको या तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब पूछेंगे या क्रिप्टोरिडिज्म का मतलब पूछेंगे। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की एंड कर्निंग साइन आर द सिम्टम ऑफ। तो किस प्रॉब्लम में ब्रुजिन्स्की और कर्निंग साइन पॉजिटिव रहेंगे? मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, निमोनिया या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ब्रुजिन्स्की, कर्निंग साइन, नेक रिजिडिटी एंड हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग लेयर है उसमें होने वाले इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो कि मेनिंग्स कहलाती है, उसमें ब्रुजिन्स्की साइन होगा, कर्निंग साइन पॉजिटिव होगा, नेक में रिजिडिटी होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, आईसीपी बढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ द ईयर दैट हेल्प्स मेंटेनिंग द बैलेंस। तो कानों का कौन सा पार्ट है जो बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है? वेस्टिब्यूल, मिडिल ईयर, कोक्लिया या फिर टिम्पैनिक कैविटी। तो यहाँ पर कानों का जो पार्ट बैलेंस में हेल्प करता है वो कहलाता है वेस्टिब्यूल। क्या है? वो कहलाता है वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ फ्लूइड दैट कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम इज। इस वो फ्लूइड जो क्या करेगा? वाटर को शिफ्ट करेगा कहाँ से? सेल से ब्लड में, सेल से ब्लड स्ट्रीम में। तो कौन सा फ्लूइड है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्ब्यूमिन। तो ये फ्लूइड कहलाता है हाइपरटोनिक फ्लूइड। क्या है? हाइपरटोनिक फ्लूइड जो पानी को शिफ्ट करता है सेल्स से ब्लड में। फिर है यहाँ पर प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्पेसिफिक नर्सिंग फील्ड इज टर्म्ड एज। तो यदि स्टूडेंट्स को क्या करते हैं आप? अलग अलग क्लासेस में रोटेट करते हैं। यहाँ पर एक क्या कहलाएगा? क्लिनिकल रोटेशन प्लान, मास्टर रोटेशन प्लान, लेसन प्लान या फिर वार्ड प्लान। तो यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस में रोटेट करके भेजते हैं तो ये कहलाता है क्लिनिकल रोटेशन प्लान। क्या है? क्लिनिकल रोटेशन प्लान। फिर है अकॉर्डिंग टू फिच फिलोसफी इज द। तो फिच के अकॉर्डिंग फिलोसफी का मतलब क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ ऑल साइंस, साइंस ऑफ ऑल आर्ट्स, सर्च फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर। क्या कहलाता है? फिच के अकॉर्डिंग है जो फिलोसफी का मतलब होता है साइंस ऑफ नॉलेज। क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इन विच लर्नर मूव्स फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर अंटिल द completes द प्रोग्राम एंड द रिस्पॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई भी लर्नर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मूव होता है जब तक कि उसका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए, और ये कंट्रोल किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, वो भी दूर बैठकर। तो ये क्या है? इंस्टिंक्ट प्रोग्रामिंग है, ब्रांच मार्किंग प्रोग्रामिंग है, लाइनर प्रोग्रामिंग है, रिमेडिएशन है। ये क्या कहलाएगा? यदि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कोई भी लर्नर मूव होता है तो ये क्या कहलाता है? कहलाता है लाइनर प्रोग्रामिंग। और जब तक कंप्लीट ना हो जाए और ऊपर से यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्टर है, प्रोग्रामर है, वो कहाँ है? कहीं दूर बैठा हुआ है। नेक्स्ट वन, रिसर्चर इज स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड स्लीप ऑन बीपी। व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज द बीपी इन दिस स्टडी। तो यहाँ पे एक रिसर्चर कहता है कि ब्लड प्रेशर के लिए एक्सरसाइज और सोना दोनों ज़रूरी है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर किस तरीके का वेरिएबल होगा? यहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। तो ये कहलाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। आपने सुना होगा कि जो लोग सोते नहीं हैं उनका बीपी हाई हो जाता है, जो लोग जागते हैं बहुत लंबे टाइम तक उनका भी बीपी बढ़ने लगता है। तो एक्सरसाइज और स्लीप ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। नेक्स्ट वन, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिसर्च टूल इज़ नोन एज। तो रिसर्च में एक्यूरेसी हो और साथ में यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी हो कि कंटिन्यूटी भी बनी रहे। तो ये क्या है? वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी या फिर सेंसिटिविटी है। तो ये कहलाती है हमारी रिलायबिलिटी। क्या कहलाएगी? रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वन, पैरामेट्रिक स्टैटिकल मेजर टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप इज सिम्बलाइज्ड बाय। तो पैरामेट्रिक स्टैटिकल मेजर है तो यहाँ पर डिफरेंस बताता है मीन्स ऑफ टू ग्रुप के।
मीन, मीडियन, मोड पढ़ा है, तो मीन्स ऑफ टू ग्रुप के यहाँ पर डिफरेंस बताएगा तो उसको सिम्बलाइज क्या है, टी टेस्ट, यू टेस्ट, डी टेस्ट या फिर एस टेस्ट, किस नाम से जाना जाता है, तो ये कहलाता है टी टेस्ट। क्या है, टी टेस्ट। फिर है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज़ इन द पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी, विच एक्शन इज़ द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यदि कोई मरीज है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोई आपके पास पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी का मरीज़ है, क्लियर। यहाँ पर अब यहाँ एज अ नर्स आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इनकरेज द क्लाइंट टू डिस्कस द फीलिंग, या फिर प्रोवाइड फॉर द क्लाइंट सेफ्टी नीड्स, डिक्रीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, और रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स पर्सनल स्पेस। मरीज़ क्या है, एंजाइटी में है, साथ में उसको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, पैनिक है। तो यहाँ पर मरीज़ को जब एंजाइटी के साथ साथ पैनिक हो रहा है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी की बात की गई, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी मरीज़ की सेफ्टी। ऐसे में वो या तो खुद को हार्म पहुँचा सकता है, आपको हार्म पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होगा, सेफ्टी। नेक्स्ट वन, client who has just had ECT ask for a drink of water, which intervention would be the nurse's priority। यदि किसी मरीज़ की इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हुई है, ECT हुआ है और वो आफ्टर द ECT कहता है कि उसको पानी पीना है, ही वॉन्ट्स वाटर, तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, चेक द क्लाइंट्स BP, असेस द गैग रिफ्लेक्सेस, ऑब्टेन बॉडी टेम्परेचर और डिटरमाइन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यदि मरीज की इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हुई है, ECT हुई है और वो पानी मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, उसके गैग रिफ्लेक्स है जो चेक करने होंगे। क्या करने होंगे, गैग रिफ्लेक्स है जो यहाँ पे आपको उसके चेक करने होंगे। नेक्स्ट वन, विच एक्टिविटी शुड द नर्स इनकरेज फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन द मैनिक फेज। तो यहाँ पर मैनिक फेज है, क्या है, यहाँ पे आपके पास एक मरीज़ है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर का मतलब सेम टाइम में उसको मैनिया भी हुआ है, सेम पेशेंट को दो अलग अलग टाइम में मैनिया भी हुआ है, डिप्रेशन भी हुआ, वो कहलाते हैं बाइपोलर वाले। अब बाइपोलर वाला मरीज़ अभी रिसेंट में मैनिक फेज़ में है, क्या है, मैनिक फेज़ में है, तो आप किस चीज़ के लिए इनकरेज करेंगे, प्लेइंग अ कार्ड गेम, प्लेइंग अ विगोरस बास्केटबॉल गेम, प्लेइंग अ बोर्ड गेम और पेंटिंग। मरीज़ अभी मैनिक स्टेज में है, बाइपोलर की मैनिक स्टेज में है, तो यहाँ पे आप उसको किस चीज़ के लिए इनकरेज करेंगे, आप यहाँ पे उसको कहेंगे पेंटिंग के लिए। किसके लिए, पेंटिंग के लिए, क्योंकि मैनिक फेज़ में मरीज़ अपने आप को हार्म पहुँचा सकता है, अपने आप को हार्म नहीं पहुँचा सकता, आपको हार्म पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे उसको करने के लिए, पेंटिंग। नेक्स्ट वन, a client with bipolar disorder is having difficulty in sleeping, which behavior modification technique should the nurse reinforce with the client। यदि कोई मरीज़ बाइपोलर वाला है, उसको सोने में दिक्कत हो रही है, बाइपोलर मैंने बताया कि सेम मरीज़ में दो अलग अलग टाइम पे, एक टाइम पे मैनिया हो जाए, दूसरे टाइम पे डिप्रेशन हो जाए, तो यहाँ पर कौन सा बिहेवियर टेक्निक है जो मॉडिफाई आप करेंगे, यूज़ ऑफ स्लीप मेडिकेशन, या फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्क ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक्सरसाइज बिफोर बेड टाइम और डेवलप अ स्लीप रिचुअल। तो यदि मरीज को सोने में दिक्कत हो रही है तो एज अ नर्स आप जो बिहेवियर यहाँ पे अपनाने की कोशिश करेंगे उसके लिए होगा स्लीप रिचुअल, मतलब आपको इतने टाइम पे सोना है और आपको इतने टाइम जागना है। इस तरीके से आप उसको डेली है जो आप उसका रूटीन है जो सेट कर सकते हैं। अ क्लाइंट टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट for major depression for about 3 weeks is expressing feeling better, which complication should be client monitored for। यदि किसी मरीज को एंटी डिप्रेसेंट एजेंट दिए जा रहा है मेजर डिप्रेशन के लिए 3 वीक से, लास्ट 3 वीक से, और अब वो कहता है कि ही इज़ फीलिंग बेटर, तो यहाँ पे आप कौन से कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करेंगे, मैनिक डिप्रेशन के, पोटेंशियल फॉर वायलेंस, सब्सटेंस एब्यूज़ और सुसाइडल आइडिएशन के। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी डिप्रेशन वाली मेडिकेशन चलती हैं, क्या है, डिप्रेशन की जो मेडिकेशन चलती हैं उनका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है लॉन्ग टर्म का होता है, क्या है, उनका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। तो यहाँ पर 3 वीक में ही मरीज़ कह दे कि वो तो अभी ठीक हो गया है, मरीज़ कह दे कि अभी वो तो ठीक हो रहा है, तो यहाँ पर मरीज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मरीज़ में मॉनिटरिंग करनी है, किसके लिए, सुसाइडल आइडिएशन के लिए। क्लियर है कि मरीज़ है जो ऐसा तो नहीं अपकमिंग टाइम में क्या कर सकता है, अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है। फिर है
क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन इन 15 वीक्स प्रेगनेंसी। अब हमारे यहाँ पे ओबीजी के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, 15 वीक की प्रेगनेंसी है। फॉर विच कंडीशन शुड द नर्स क्लोजली मॉनिटर दिस क्लाइंट। 15 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, हाई बीपी की प्रीवियस हिस्ट्री रही है, तो यहाँ पे आप कौन से कंडीशन के लिए मॉनिटर करेंगे। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्रीटर्म लेबर, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फिर एनीमिया। मरीज की यदि प्रीवियस हिस्ट्री हाई बीपी की रही है और 15 वीक की प्रेगनेंसी है, तो हाई बीपी में मरीज में प्लेसेंटा डिटैच हो सकता है, मतलब यहाँ पे एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लोजली मॉनिटर किसके लिए करेंगे, एब्रप्शन ऑफ द प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज प्रीटर्म लेबर का मतलब तो होगा कि जब लेबर पेन 36 वीक के पहले आने लगे, लेकिन यहाँ पे तो 15 वीक की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट है A client is entered to the labor unit in early labor. The nurse should encourage the client to assume which position to promote tissue perfusion. तो टिश्यू परफ्यूजन को प्रमोट करने के लिए यदि कोई क्लाइंट है जो लेबर यूनिट में अर्ली लेबर के साथ एडमिट हुआ है, तो यहाँ पे यदि आपको कहना है टिश्यू परफ्यूजन को प्रमोट करना है, तो कौन सी पोजीशन आप क्लाइंट को कहेंगे बैठिए, सुपाइन, सिटिंग, साइड लाइंग और सेमी फॉलोअर्स। तो यहाँ पे हमेशा कहा जाता है लेफ्ट साइडेड है जो यहाँ पे आप पोजीशन है जो अपनाई, जिससे आपको पेन में भी राहत रहेगी और साथ ही साथ टिश्यू परफ्यूजन को भी आप है जो प्रमोट कर सकते हैं। फिर है वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ अ क्लाइंट इन लेबर रिवील्स दैट द बाइपैराइटल डायमीटर ऑफ द फीटल हेड हैज़ रीच्ड द लेवल ऑफ स्टियल स्पाइन। नर्स बोर्ड इंटरप्ट्स दिस एज इंडिकेटिंग विच फीटल स्टेशन। तो यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे आप बताते हैं कि जो बाइपैराइटल डायमीटर है फीटल हेड का लेवल ऑफ स्टियल स्पाइन तक पहुँच चुका है, तो यहाँ पर कौन सा फीटल स्टेशन होगा, ये होगा जीरो। क्या होगा, ये होगा जीरो, क्योंकि ना तो अपर में है ना लोअर में है, सीधा लेवल ऑफ स्टियल स्पाइन है, तो मतलब यहाँ पे जीरो फीटल स्टेशन होगा। नेक्स्ट है अ मल्टीपेरस क्लाइंट हैज़ गिवन बर्थ वेजाइनली टू अ हेल्दी न्यूनेट। इट इज़ नाउ हर फर्स्ट पोस्टपार्टम डे। Which factor would the nurse identified as putting the client as risk for developing the hemorrhage? तो यहाँ पे मल्टीपेरस क्लाइंट है, मल्टीपेरस का मतलब उसकी प्रीवियसली 2 या 2 से ज़्यादा हैं जो डिलीवरी हो चुकी हैं, वो भी वेजाइनली, उसने अभी रिसेंट में बाय वेजाइनल डिलीवरी के द्वारा न्यूनेट को जन्म दिया है। तो अब यहाँ पे पहला पोस्टपार्टम डे है, आप इसमें कौन सा फैक्टर है जो चेक करेंगे कि पेशेंट में हेमरेज और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। HB लेवल ऑफ 12 ग्राम पर DL, यूट्राइन अटोनी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और मॉडरेट अमाउंट ऑफ लोचिया रूब्रा। तो यहाँ पर आप मल्टीपेरस क्लाइंट है, वेजाइनल बर्थ हुआ है, हेल्दी न्यूनेट को जन्म दिया है, तो यहाँ पे यदि उसमें यूट्राइन अटोनिसिटी देखने को मिलती है, मतलब पेशेंट में PPH डेवलप हो सकता है। और हेमरेज के लिए जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो होता है क्या, यूट्राइन अटोनी, मतलब यूट्रस मसल से अपनी टोन है जो लॉस कर चुकी हैं और खो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए क्या रखना है, ध्यान रखना है, और इस चीज़ के लिए आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट वन, अ नर्स ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम अ क्लाइंट ऑब्जर्व जुगुलर वेन डिस्टेंशन। विच कंडीशन डज द नर्स सस्पेक्ट दिस क्लाइंट टू हैव। यदि आप किसी क्लाइंट में जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, नेक के यहाँ पर तो जुगुलर वेन है क्या, उठी रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, मरीज में हार्ट फेलियर हो सकता है, MI हो सकता है, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। क्या होने के चांसेस रहेंगे, तो यदि यहाँ पे जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलती है तो मतलब मरीज में हार्ट फेलियर होने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आप इसको मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज विच प्रिकॉशंस शुड अ नर्स टेक व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ MI हु हैज़ रिसीव्ड अ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। तो यहाँ पे आपको कौन से प्रिकॉशन बरतने हैं, यदि क्लाइंट MI से क्या है यहाँ पे डायग्नोस हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डायग्नोस हुआ है, वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी ले रहा है, तो आप क्या चीज़ है जो यहाँ पे केयर करेंगे मरीज की। अवॉइड पंक्चर वुंड, मॉनिटर पोटेशियम लेवल, मेंटेन स्पाइन पोजीशन और इनकरेज द फ्लूइड्स। तो यहाँ पर यदि मरीज़ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट ले रहा है तो उसमें पंक्चर वुंड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक ले रहा है मतलब ब्लड थिनर ले रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वुंड को पंक्चर करना है, जो क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन,
द मेजॉरिटी ऑफ एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म के कारण है जो, और क्या हो सकता है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ और सिफिलिस। क्या होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? तो यहाँ पे होगा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। मेजॉरिटी ऑफ एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म में देखने को मिलेगा क्या? हाइपरटेंशन। फिर है लेबोरेटरी रिजल्ट टू रूल आउट एमआई इन एमआई पेशेंटेज। तो यहाँ पे लैब वैल्यू क्या होगी एमआई के पेशेंट में? टोटल WBC काउंट 15,000 mm³/3, ट्रोपोनिन लेवल ऑफ लेस देन 0.2 Ng/ml, या फिर यहाँ पे होगा हमारा टोटल RBC काउंट 4.7, मीन कॉप्सुलर हीमोग्लोबिन ऑफ 27 pg/cell। तो यदि यहाँ पे एमआई वाले पेशेंट की हम बात करें तो ट्रोपोनिन लेवल सबसे पहले चेक किया जाएगा, और वो वैल्यू यदि 0.2 Ng/ml से कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा? रूल आउट होगा कि मरीज को एमआई ही हुआ है। नेक्स्ट वन, a client involved in a motor vehicle collision arrives in the emergency department with multiple fracture. The client is unconscious and severely hypotensive. Which parenteral fluid would the nurse expect to administer to this client first? सीधा सा क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वाला क्लाइंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, मरीज बेहोश है, बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा फ्लूइड है जो मरीज में एडमिनिस्टर करेंगे? यहाँ पे आप मरीज में करेंगे पैक्ड RBC। क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्लाइंट को पैक्ड RBC है जो एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एन एनीमिक क्लाइंट इज एडमिटेड विथ पैलार, फटीग, ड्राई लिप्स एंड स्मूथ ब्राइट रेड टंग। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड द नर्स एंटिसिपेट टू कन्फर्म द क्लाइंट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया? मरीज क्या है? पैलार है, थका हुआ है, लिप्स ड्राई है, टंग ब्राइट रेड कलर की लाइक स्ट्रॉबेरी टाइप ऑफ टंग है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट करने के लिए आप कहेंगे? तो यहाँ पर होगा सिलिंग टेस्ट। क्या होगा? सिलिंग टेस्ट। ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है और ये टेस्ट है यहाँ पे जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन, इससे पता चलेगा, सिलिंग टेस्ट से क्या पता चलेगा कि बॉडी में हमारा एनीमिया है जो किसकी कमी के कारण हुआ है। क्या है? सिलिंग टेस्ट में पता चलेगा एनीमिया के लिए कि ये किसकी कमी के कारण एनीमिया हुआ है। लाइक B12 की कमी को पता करने के लिए स्पेशली ये है जो टेस्ट किया जाता है। किसके कारण? B12 की कमी को पता करने के लिए टेस्ट है जो किया जाएगा। मतलब आप जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर ये टेस्ट है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज, client with chronic illness are most likely to get pneumonia in which of the following situation? यदि मरीज को लंबे समय से बीमारी है और उसको निमोनिया होने के चांसेस हैं तो किसके कारण होंगे? डिहाइड्रेशन के कारण, ग्रुप लिविंग के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, या फिर सीवियर पेरिडोंटल डिसीज़ के कारण। मरीज को किस केस में है जो यहाँ पे मरीज को किस केस में निमोनिया हो सकता है? यदि मरीज को लंबे समय से कोई बीमारी है और उसको निमोनिया होता है तो होगा ग्रुप में रहने के कारण। किसके कारण? ग्रुप में रहने के कारण, क्योंकि निमोनिया का एक इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। विच टेस्ट शुड द नर्स प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर दैट इज डेफिनेटिव? यदि मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सस्पेक्ट है, मतलब इसको होने के चांसेस हैं, मतलब ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट आप करवाने को कहेंगे? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, CT स्कैन, पल्मोनरी एंजियोग्राम या फिर वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। तो यहाँ पे मरीज़ में यदि बात करें हम तो आप पल्मोनरी एंजियोग्राम कराएंगे। क्या करवाएंगे? पल्मोनरी एंजियोग्राम करवाने के लिए एडवाइस करेंगे। फिर है, क्लाइंट इज एडमिटेड विथ माइस्थेनिया ग्रेविस, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी प्रायोरिटी? यदि माइस्थेनिया ग्रेविस वाला क्लाइंट है तो कौन सा है जो आपकी प्रायोरिटी पे होगा? ब्लीडिंग के लिए ऑब्जर्व करेंगे आप, मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे या फिर डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेंगे? क्या करेंगे आप यदि मरीज़ माइस्थेनिया ग्रेविस है? माइस्थेनिया ग्रेविस एक्चुअल में एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारा खुद का ही और सेल्स हैं जो खुद को हार्म पहुंचाने लगती हैं, और यहाँ पे जो एज पर ऑप्शन के है वो प्रायोरिटी होगी रेस्पिरेटरी स्टेटस। चलना फिरना सब बाद में आप कर लेंगे, लेकिन रेस्पिरेशन, ब्लीडिंग, ये सब किस पे आती हैं? प्रायोरिटी पे आएंगी। नेक्स्ट वन इज, द नर्स ऑब्जर्व क्लियर फ्लूइड इज ड्रेनिंग फ्रॉम द नोज ऑफ अ क्लाइंट हु हैड ट्रॉमा 3 hours ago।
विच कंडीशन डज द नर्स सस्पेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। यदि नाक से क्लियर फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, 3 घंटे पहले ही हेड ट्रॉमा हुआ है उसके बाद, तो यहाँ पर क्या होने के चांसेस हैं? वैसिलर स्कल फ्रैक्चर, सेरिब्रल कंफ्यूजन, सेरिब्रल पाल्सी और साइनस इन्फेक्शन। यदि नाक से फ्लूइड ड्रेन हो रहा है मतलब ये क्या हो सकता है? CSF हो सकता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, और ये यदि होता है तो ये किस में ही रिलीज होगा? ओनली स्कल फ्रैक्चर में रिलीज होगा। किस में होगा? स्कल फ्रैक्चर में रिलीज होगा। नेक्स्ट वन इज द नर्स कलेक्टिंग डेटा ऑन अ क्लाइंट विथ हर्निएटेड न्यूक्लियर पल्पोस ऑफ L4 L5, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ सिम्टम वुड द नर्स एंटिसिपेट। मतलब L4 L5 में क्या है? यहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स हुई है, तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे? लो बैक पेन, पेन रेडिएटिंग अक्रॉस द बटक्स, पॉजिटिव कर्निंग साइन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्या देखने को मिलेगा? यदि L4 L5 क्या हुई है? प्रोलैप्स हुई है, तब देखने को मिलेगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्या होगा? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट है नर्स इज असाइन टू केयर फॉर अ क्लाइंट विथ पेप्टिक अल्सर डिसीज, विच फाइंडिंग वुड द नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। पेप्टिक अल्सर यदि हुआ है किसी मरीज को, तो यहाँ पे आप डॉक्टर को है जो इमीडिएटली क्या है जो आप रिपोर्ट करेंगे? ब्लैक एंड टियरी कलर्ड स्टूल, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट और टैकीकार्डिया। तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली एक्शन इनमें से किस चीज़ पे लेंगे आप? यदि स्टूल का कलर बदला हुआ है, एब्डोमिनल पेन है या भूख नहीं लग रही, यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी पे होगा क्या? टैकीकार्डिया। मतलब यहाँ पे पल्स रेट अबव 100 जा रही है, ये हमारा यहाँ पे कंसर्न पॉइंट रहेगा, स्पेशली इन इमीडिएट एक्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा? टैकीकार्डिया। आई होप सो कि आपको एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ट्यूटर का पेपर अच्छा लगा हो इस तरीके के। यदि मेरे पास जो भी पेपर होंगे, जो क्लासेस होती हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी, स्पेशली ट्यूटर के जो पेपर होंगे वो आपको अपडेट यहाँ पे कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग PDF नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, मेरे डायरेक्ट ऑफिशियल WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स है जो ले सकते हैं।